हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूथ आईएएस। आज की डेट है 29 अगस्त। मैं नवनाथ भालेराव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबसे पहला लीडिंग आर्टिकल है इन एक्ट ऑफ गॉड कोरिसिव नॉट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को GS3 के इकोनॉमी टैक्सेशन सिस्टम के साथ रिलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आए हैं, सो आज हम एक लीडिंग आर्टिकल कवर करके कुछ न्यूज़ कवर करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के पहले आर्टिकल में यह बताया गया है कि सेंटर और स्टेट इन दोनों के बीच में इंडियन सिचुएशन में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ना कि कोरेसिव फेडरलिज्म। बट nowadays due to corona pandemic, the finance minister Nirmala Sitharaman says that the COVID pandemic is nothing but an act of God, and thus there is an issue on economic tax which is called GST, goods and service tax. फर्स्ट वन, ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड इन्वॉक द फोर्स मेजर्स क्लॉज अगेंस्ट इट्स ओन पीपल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने ही लोगों के लिए कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि निर्मला सीतारामन ने एक स्टेटमेंट किया था, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंशियल क्राइसिस जो अभी अराइज हुआ है वो स्टेट इज रिजल्ट एंड एक्ट ऑफ गॉड, सिम्प्टोमेटिक ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ट्रीट्स स्टेट गवर्नमेंट। जो अभी कोरोना पेंडेमिक अराइज हुआ है इज़ नथिंग बट एक्ट ऑफ गॉड, यह उसे प्रोनाउंसिएशन दिया गया है। और जो हमारे यहाँ पर एक टैक्स है जिसे हम GST टैक्स कहते हैं, उसे 2017 में मिडनाइट को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया गया था, जहाँ पर वन नेशन वन टैक्स यह पॉलिसी अप्लाई की गई थी। लेकिन जिस वक्त इस टैक्स को अप्लाई किया गया था तब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रॉमिसेस किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट्स को। वो कुछ इस तरह थे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट फेस करता है तो GST जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसके अंदर जो भी स्टेट्स का परसेंटेज होगा वो परसेंटेज स्टेट्स को दिया जाएगा। और जब से GST लागू किया गया है वहाँ से आगे 5 ईयर्स तक अगर स्टेट गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट अचीव करता है और फेस करता है तो जो स्टेट का परसेंटेज है वो तो उसे दिया ही जाएगा, और एक हेल्प के तौर पर भी उन्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे, कुछ फंड अरेंज किया जाएगा। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर भरोसा रख कर खुद का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटेड पावर है टैक्सेशन की, वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक तरह से सेक्रीफाइस की गई। लेकिन पिछले 2-3 सालों में अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस कंडीशन में है ड्यू टू दिस GST टैक्स। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। स्टेट जो है वो कुछ टैक्स खुद कलेक्ट करते थे, सेंटर की तरफ से जो टैक्स थे वो भी स्टेट कभी कभी कलेक्ट करते थे और उन्हें भेजा दिया जाता था। मगर उसमें जो स्टेट्स की सिचुएशन थी वह अलग अलग स्टेट्स की सिचुएशन इकोनॉमिकली अलग अलग थी, और वहाँ पर जो फंड अलोकेट किया जाता था स्टेट्स को वो भी अलग अलग था। लेकिन जैसे ही GST अप्लाई किया गया, वन नेशन वन टैक्स, तो देयर इज़ नो ऑटोनॉमी टू स्टेट्स टू कलेक्ट द टैक्स, ओनली सेंटर कैन कलेक्ट द टैक्स। सेंटर ही टैक्स कलेक्ट करता था और करता है। लेकिन अगर आप GST टैक्स का GST एक्ट जो है 2017 का और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 101, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट फेस करते हैं तो उन्हें कंपेंसेशन कहाँ से दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो GST एक्ट है तो उसमें बताया गया था कि अगर कंपेंसेशन देना है स्टेट्स को तो वह GST के तहत ही दिया जाएगा। लेकिन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट 3 यानी एक लॉ में अगर यह क्लॉज ऐड किया गया है तो वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट हो गई, और सेंटर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ में अगर वह कमिटमेंट ऐड दी गई है तो वह कंपलसरी कमिटमेंट हो गई और वह कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट हो गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्सिबल फॉर पे द कंपनसेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट।
अगर आप पैराग्राफ 92 ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट देखा जाए तो वहाँ पर सेंटर ने ये एश्योर किया है कि अगर स्पेसिफाइड पीरियड में स्टेट गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट फेस करती है तो वहाँ पर सेंटर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन स्टेट्स को अलाउ करेगा। लेकिन अभी कोरोना पेंडेमिक की वजह से वह सिचुएशन अराइज हो गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ पीछे ले रहा है और उन्होंने यह क्लॉज दिया है कि दिस इज़ नथिंग बट एक्ट ऑफ गॉड। जीएसटी की 7th काउंसिल के बारे में देखा जाए तो तब के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे चेयरमैन। तो उन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड अश्योर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनसेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। और अगर आगे देखा जाए तो जो 8th मीटिंग काउंसिल थी जीएसटी की, उसमें भी यही बात को दोहराया गया था, उसे ही रेनिफोर्स किया गया था। और 10th मीटिंग को भी देखा जाए तो वहाँ पर सेक्रेटरी जो जीएसटी काउंसिल के हैं उन्होंने भी कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो उनके जो रिसोर्सेस है तो उस रिसोर्सेस को राइज किया जाना चाहिए और जो स्टेट गवर्नमेंट का कंपनसेशन है वो उन्हें वापस किया जाना चाहिए। लेकिन यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था जहाँ जीएसटी में ऐसी कोई भी बात प्रोवाइड नहीं की, कोई भी क्लॉज प्रोवाइड नहीं किया गया है जो कि एक्ट ऑफ गॉड इस तरीके का क्लॉज वहाँ पर प्रमोट किया जाए। ऑथर के हिसाब से यह एक नथिंग बट यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहीं भी देखा नहीं जा रहा है। इंडिया में जो फेडरलिज्म है उसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है, जो कि स्टेट्स और सेंटर दोनों किसी भी चीज़ पर मिलकर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली बाईपास होकर कंपनसेशन देने के लिए इनकार कर रहा है। तो इस तरह से यह एक तरीके से नॉट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बट इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोरेसिव फेडरलिज्म। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेस है उसे राइज करने की बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक मेजर्स है जैसे कि मॉनेटरी मेजर्स है उनकी जो मोनोपॉली है वह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो सेंटर जो है उनके पास रिसोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की एबिलिटी है, मगर वह बढ़ाते नहीं हैं। लेकिन जो भी स्टेट्स का शेयर है जीएसटी में वह उसे पूरी तरह से भी नहीं दिया जाता। वह उसे पूरी तरह दिया भी जाए तो उसमें जो भी बाकी रहेगा वो सरप्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दिया जाता था। अगर 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट देखें तो उसमें 42% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू टू स्टेट, सिर्फ 42% रेवेन्यू जो है वह टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को अलोकेट किया गया है। अगर इसका एनालिसिस देखा जाए तो उसमें से सिर्फ 30% सेंट्रल की तरफ से टैक्स 2015 टू 2019 के पीरियड में स्टेट्स को अलोकेट किया गया है। यानी कि 42% कलेक्शन था, उसमें से सिर्फ 30% जो टैक्स है सेंटर की तरफ से स्टेट्स को अलोकेट किया गया है। अगर एस्टिमेशन देखा जाए तो 3,69,111 करोड़ रेवेन्यू 2019 एंड 2020 के बीच में सरचार्ज किया गया था, लेकिन इसमें से कुछ भी स्टेट्स को शेयर नहीं किया गया है। सेंटर का जो है पेट्रोलियम टैक्सेस जो कलेक्ट करता है, तो सेंटर ने अराउंड 60% ऑफ पेट्रोलियम टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्ट किए हैं, उसमें से सिर्फ 40% जो टैक्स है वो स्टेट्स को गया है 2013 एंड 14 में। अगर 2040 के पहले देखा जाए तो वहाँ पर जो रेशो था वह टोटली 50-50% था, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% स्टेट गवर्नमेंट को। इसीलिए यहाँ पर ऑथर एक सजेशन देते हैं कि यही अप्रोप्रिएट टाइम है जहाँ पर अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट का जो कंपनसेशन उन्हें वापस करना है तो उसे कहाँ से दिया जाए। तो एक वे है वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो इंडिया का फंड है कंसोलिडेटेड फंड, उसमें से जो कि हमारे पार्लियामेंट की जो भी मिनिस्टर्स हैं उनका जो भी खर्चा होता है वो उसी में से अलॉट किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है जो हमें
कंपनसेशन देना है उस कंपनसेशन को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के तहत दिया जाए। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब जीएसटी इशू किया गया था, जब अप्लाई किया गया था, तब एक बात कही थी, वो थी कि यह टैक्स कैसे एक्ट होगा। उसे उन्होंने कुछ प्रोनाउंस किया था, गुड एंड सिंपल टैक्स, इस तरीके से यह टैक्स काम करेगा। लेकिन अगर एक्चुअल सिचुएशन में देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली यह ग्रेव एंड सॉर्डिड टाइम अहेड, इस तरीके के जो वर्ड्स यूज़ किए गए ऑथर ने, इस तरीके से यह एक्ट हो रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को इकोनॉमी के जो टैक्स सिस्टम है उस सिस्टम के साथ, उस टॉपिक के साथ इसे रिलेट कर सकते हैं। इसमें आप इस टॉपिक के जो 2 वर्ड्स यहाँ पर आए हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस वर्ड्स को भी पॉलिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं और इसका जो भी फैक्चुअल डाटा होगा वो आप पॉलिटी से रिलेट करके प्रीलिम के लिए वो आपको फायदेमंद हो सकता है। इसी तरह से हम वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट न्यूज़। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लक्षद्वीप आइलैंड टू हैव मोर केरला बॉर्न ओल टू किल रैट्स। यहाँ पर देखा जाए तो लक्षद्वीप जो आइलैंड है स्टूडेंट्स, वहाँ पर केमिकली ऑक्यूपाइड एग्रीकल्चर करना मुश्किल है, क्योंकि वह बहुत इंडियन कॉन्टिनेंट से काफ़ी दूर है और एक रिमोट एरिया के तहत एक्ट होता है। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, नेचुरल एग्रीकल्चरल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है। और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो कोकोनट का एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, कोकोनट प्रोडक्शन। लेकिन वहाँ पर यह कोकोनट्स के जो पेड़ है उसे स्किलफुल स्लेयर पिस्की रैट, यह एक रैट का टाइप है, तो वह रैट उस कोकोनट्स को ख़राब कर देते हैं। इसीलिए उन रैट्स को खाने के लिए 2019 में 3 पेयर्स भेजी गई थी फ्रॉम केरला टू लक्षद्वीप आइलैंड, वह थी बार्न ओल्स की। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर लक्षद्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पायलट प्रोजेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड रोडेंट्स, तो वहाँ पर रिसेंटली कोई भी रोडेंट एनिमल वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ का जो लक्षद्वीप का कृषि विज्ञान केंद्र जो अंडर सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत आता है, तो उनका जो इनिशियल डाटा है, तो उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर ये बॉर्न ओल भेजे गए हैं, तो उनकी वजह से वहाँ पर के जो रैट्स है, उन रैट्स की जो संख्या है, उस संख्या में काफ़ी मात्रा तक कम होती आई है, जिसकी वजह से वहाँ का जो कोकोनट प्रोडक्शन है तो अच्छे तरीके से हो सकता है। सेम इस प्रोजेक्ट को अप्लाई किया गया था, ये जो बार्न ओल है उनकी पॉपुलेशन करावती जो आइलैंड है वहाँ पर भी ज़्यादा है, और करावती आइलैंड पे भी इसका रिजल्ट देखा गया था। इसीलिए वहाँ की जो कोकोनट ट्रीज़ है आइलैंड पे, वह क्लोजली प्लांटेड देयर फ्रंट ओवरलैप, एंड इन बार्न ओल की वजह से जो आइडिया था एडमिनिस्ट्रेशन का बार्न ओल को वहाँ पर भेजना, जो कि उन रैट्स को खा सकेंगे, उन रैट्स को ख़त्म कर सकेंगे, तो यह प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुली डेवलप हो रहा है। प्री के बारे में अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका लक्षद्वीप आइलैंड की लोकेशन, करावती आइलैंड की लोकेशन, और यह जो बार्न ओल, यह जो बर्ड है, इस बर्ड का जो IUCN की लिस्ट में जो स्टेटस है, जो करंट अफेयर में अगर यह आ गया है, तो यह इसकी रहने की सिचुएशन क्या रहती है, यहाँ इनका होमलैंड क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्री एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। In this way students, we covered most important parts of the Hindu of today news. Thank you so much.